एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीकली करंट अफेयर डिस्कशन के एक और वीडियो सेशन में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे दिसंबर 2025 के पहले सप्ताह के अंदर बनने वाले करंट अफेयर के सवालों को। तो चलिए इसी बात पर हम अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। पहला सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे, और जैसे तक अभी तक आप लोग अपनी सीरीज को फॉलो करते आ रहे हुए हैं, जनवरी से ये हमारी सीरीज शुरू हुई थी वीकली करंट अफेयर का डिस्कशन की। पूरा डिस्कशन आपको प्रोवाइड करने की मैंने लगातार कोशिश करी है। और ना सिर्फ ये वीकली करंट अफेयर में डेली करंट अफेयर के क्विजेस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो करंट अफेयर नाम की चीज से आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरे एप्लीकेशन पर डेली करंट अफेयर के क्विजेस लगाइए, वीकली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो एक्सेस कीजिए, जो वीडियो है वो देखिए। तो आप लोगों को सारा कवरेज मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। बाकी देखो, आप लोगों को अपने मन की संतुष्टि को थोड़ा सा स्टेबल करना पड़ेगा कि आप कहाँ पर जाकर सेटिस्फाई होते हैं। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा। ज्यादा इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्पेशली करंट अफेयर के लिए। ओके, तो चलिए फिर इस पहले सप्ताह को भी निपटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। इस सेशन को आपको लाइक जरूर करना है। अगर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो भी करें। तो चलिए भाई, पहला सवाल आपके सामने, आई होप आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। सवाल पूछता है, एक नाम दिया गया है, नाम है इसका होया डावो डाइएंसिस। इसको हाल ही में न्यूज में देखा गया। ये पूछ रहे हैं कि बताइए ये भाई साहब ये क्या चीज है। और ऑप्शन दिए गए हैं कि ये एक पौधे की एक नई खोजी गई प्रजाति है, ये मकड़ी की एक नई खोजी गई प्रजाति है, ये सांप की एक नई खोजी गई प्रजाति है, या फिर एक ये मछली की नई खोजी प्रजाति है। तो हुआ क्या ना, अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ साइंटिस्ट ने ये एक नया फ्लावरिंग पार्ट स्पीशी डिस्कवर करा है। तो पहले तो ये हो जाएगा कि हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा कि ये पौधे की एक नई खोजी की प्रजाति है। इससे रिलेटेड आपसे वो पूछ लेंगे कि भैया ये कौन से राज्य के अंदर पाया गया है। मैंने अरुणाचल प्रदेश का जो चंगलांग डिस्ट्रिक्ट है, चंगलांग डिस्ट्रिक्ट चर्चा में रहता है। आपने आई होप इसका नाम भी सुना होगा। यहाँ पर एक रीजन पड़ता है विजयनगर रीजन, वहां पर इसको डिस्कवर करा गया है। बहुत ही रिमोट एरिया है। और जो हवा वगैरह होती है वो यहाँ पर लॉन्ग ट्रेकिंग से ही एक्सेसिबल हो पाती है। तो ये एक नई स्पीशी की डिस्कवरी हुई, हमें इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन नवंबर 2025 टू प्रमोट रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत जो योजना है उसका नाम आपसे पूछा गया है। तो चर्चा में क्यों है? अभी जैसे कि पता चला, यूनियन कैबिनेट ने इस आरपीईएम, जिसको आप रेयर अर्थ मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए एक नई स्कीम को लॉन्च करा गया। इसको जो लेकर इन्होंने टोटल बजट रखा है ना, वो लगभग 72-80 करोड़ रुपीस का रखा है। टारगेट इसका यही है कि 6000 मीट्रिक टन पर एनम हम अपना ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट है उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इसके अंदर हम फोकस करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इन आपकी रेयर अर्थ मैग्नेट का यूज होता है। रिन्यूएबल जो एनर्जी होता है उसके अंदर इसका यूज होता है। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें इस रेयर अर्थ मैग्नेट का ना बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रेयर अर्थ के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो मेटल्स आपका तैयार करते हैं, और वो जो मेटल्स है उससे आप एलॉयज से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एलॉयज जो होते हैं वो फिनिश्ड मैग्नेट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो क्या है ये इस मिशन का या फिर इस जो स्कीम है उसका नाम इन्होंने आपसे पूछा है, ये है स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। तो ये बड़ी स्कीम है, बहुत मोटा पैसा इसमें लगा रहे हैं। तो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि चाइना के साथ ना, आपको पता है क्या, हमारी थोड़ी सी चलती है, ऊपर नीचे चीजें हमारी बढ़ती रहती हैं उनके साथ। तो उनसे बहुत ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी है। तो हम अपनी डिपेंडेंसी जो है इंपोर्ट करने की, उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल और डिफेंस सेक्टर के अंदर एक अच्छा बूस्ट देना चाहते हैं, इसीलिए इसमें इतना पैसा लगाया भी जा रहा है। ठीक है ना? तो स्कीम का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड सिद्धि 2.0 विच इज साइंटिफिक इनोवेशन इन ड्रग डेवलपमेंट, हेल्थ केयर एंड इरिगेशन। सिद्धि 2.0, जिसका फुल फॉर्म आपको मैंने यहां पर बताया। इससे पूछ रहे हैं कि कौन से संगठन के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो हुआ क्या, जो CCRAS है, व्हाट इज द CCRAS? दिस इज सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज।
इन्होंने इस सिद्धि 2.a प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है आयुर्वेद रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। अब इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको कौन लॉन्च करता है, तो वो हमने जान लिया। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत काम करता है। इसको जो लॉन्च करा गया, कहां पर करा गया, इसको विजयवाड़ा के अंदर लॉन्च करा गया। तो ये बातें हमसे पूछी जा सकती हैं जब हम अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाते हैं ना, तो उसके लिए हम इस प्रकार के मल्टीपल स्कीम को लॉन्च करने का काम करते हैं, जिससे कि यहाँ पर मिनिस्ट्री आयुष के द्वारा इस चीज को लाया गया है। तो ये 2 दिन का एक नेशनल कॉन्क्लेव है, जिसको रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका ऑर्गेनाइज करा रहा था। नेक्स्ट है, वेयर वाज द विजन फॉर सुजलाम भारत समिट 2025 इनॉग्रेटेड? विजन फॉर सुजलाम भारत समिट 2025 का उद्घाटन कहां पर कराया गया? इस पर आधारित एक सवाल ना मैं पिछले सेशन में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो पहले तो इसकी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंस है वो है कि इसको लॉन्च कहां पर करा गया है। तो जो जल शक्ति मिनिस्टर है, नाम बताओगे आप? चलो कमेंट में आप मुझे इनका नाम बताइएगा। इनके द्वारा नई दिल्ली के अंदर इस समिट का उद्घाटन करा गया। अब इंपॉर्टेंट यही है कि भाई ये जो आपका सुजलाम भारत समिट है वो किसका पार्ट है? तो नीति आयोग के 6 जो नेशनल थीमेटिक समिट्स है उनका ये एक भाग है, जिनका जो विजन है वो यही है कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग है, उसको ध्यान में रखकर चीजें आपकी करी जाए। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सुजलाम भारत समिट। अब आप पूछोगे कि भाई कौन से सेक्टर को ये फोकस करता है, तो जैसे रिवर होती है, ग्राउंड वाटर होता है, उनको ये फोकस करता है। ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन पर ध्यान देता है, इरिगेशन को लेकर बातें करता है। तो इसलिए चर्चा में है। उद्घाटन कहां पर करा गया? जल शक्ति मिनिस्टर ने किया। अब इनका नाम बताना है आपको मुझे कमेंट में। Which institution has launched Impact Rise initiative for societal change in नवंबर 2025? नवंबर 2025 में सामाजिक परिवर्तन के लिए इम्पैक्ट राइज इनिशिएटिव किस संस्थान के द्वारा शुरू करी गई है? इस तरीके के इनिशिएटिव हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहले तो ये आईआईटी खड़गपुर को याद रखना है आपको। तो इन्होंने इस इम्पैक्ट राइज इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जो कि सस्टेनेबल और स्केलेबल सोशल ट्रांसफॉर्म करेगा, उसके लिए इसको लाया गया है। ठीक है। तो इस तरीके के हमारे से पूछे जा सकते हैं कि भाई क्या है और करेगा क्या। तो रिसर्च के ऊपर बात करेगा। मतलब अगर मैं राइज की स्पेसिफिक बात करूं तो आर स्टैंड फॉर रिसर्च, आई स्टैंड्स फॉर इनोवेशन, एस है आपका स्किलिंग और ई है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। चलो लिख देते हैं, रिसर्च, इनोवेशन, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका इनिशिएटिव है, विजन यही है कि भाई हम लैब्स को यहाँ पर हमारे देश के अंदर बनाएं, इस आईआईटी खड़गपुर के कैंपस के अंदर टेस्टिंग करी जाए। इस तरीके की बातें इसमें करी जा रही हैं। एक समुदाय का नाम दिया गया है जिसका नाम है बनई मैनाशे। ये बताइए मुख्य रूप से कौन से राज्य के अंदर पाया जाता है? तो सबसे पहले तो आप मुझसे पूछोगे कि होगा क्या, चर्चा में क्यों है? तो ये जो बनई मनाशे है ना, एक यूनिक एथनिक कम्युनिटी है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के मिजोरम और मणिपुर से बिलोंग करती है। तो इसराइल ने रिसेंटली एक प्लान अप्रूव किया है कि बाकी बचे जो 5,000 लगभग 800 ये मनई मनाशे लोगों हैं, उनको 5 साल में इसराइल शिफ्ट किया जाएगा। तो इनको इसराइल शिफ्ट करने पर मतलब जोर दिया जा रहा है। मिजोरम और मणिपुर प्राइमरली यहाँ पर ये पाए जाते हैं। और हुआ क्या ना, जैसे हर कोई कम्युनिटी ना क्लेम करती है, तो ये एक ना मनासे करके एक रीजन का चर्चा में रहता है, इससे आपका ये बिलोंग करती है और इससे बिलोंग, ये एक बिब्लिकल ट्राइब है। मतलब 300 से 500 साल पहले का इनका ओरिजिन भारत के अंदर देखा जाता है। तो क्रिश्चियन हुआ करते थे, फिर इन ये जूडाइज्म को मानने लगे। इस प्रकार की बातें, उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। थोड़ी बहुत अगर बातें ऊपर नीचे पता नहीं चलता है, कभी मेरे से स्किप हो जाए। तो फिलहाल हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मुख्यतः ये कौन से नॉर्थ ईस्टर्न राज्य के अंदर या कौन से राज्यों के अंदर पाई जाती है। तो मिजोरम और मणिपुर इसमें सही हो जाएगा। अगला एक नाम दिया गया है वर्ड बर्ड का, हॉफिंच इसका नाम है। इसको रिसेंटली रिकॉर्ड करा गया है कौन से नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड के अंदर? तो पहले तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भाई इसको कहां पर रिपोर्ट करा गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में करा गया।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ये बेसिक सवाल है जो कि हमसे पूछा जाता रहता है। अब ये जो बर्ड है ना, इसको रिसेंटली यहाँ पर जब रिकॉर्ड किया गया है, तो ये बर्ड नॉर्मली ना यूरोप के अंदर, इवन नॉर्थ अमेरिका और ईस्ट एशिया में देखने के लिए मिलता है। तो इसको यहाँ पर रिपोर्ट किया गया, तो ये एक रेयर साइटिंग टाइप की है। तो ये हमसे पूछी जा सकती है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विच इज इन उत्तराखंड, यहाँ पर इस हॉफिंच बर्ड को रिसेंटली रिकॉर्ड करा गया। नेक्स्ट है EIR प्रोग्राम, जो कि एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस प्रोग्राम है। इसको पूछा जा रहा है कि कौन से सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट करा जाता है। तो चर्चा में क्यों है? ये जो EIR प्रोग्राम है ना, ये यंग इनोवेटर्स और जो स्टार्टअप्स है उनको प्रमोट करने का काम करता है। और ये ना जो निधि, व्हाट इज दिस निधि? ये है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, इसके अंतर्गत आता है। अब हमसे पूछा गया है कि इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, तो इनको करता है DST। व्हाट इज दिस DST? ये है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसको इंप्लीमेंट करता है। अब किस प्रकार की इसमें सपोर्ट दी जाती है? जो फेलोशिप है, फेलोशिप एज इन के फाइनेंशियल मदद करी जाती है, नॉन फाइनेंशियल मदद करी जाती है, स्टार्टअप का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात होती है, मेंटरशिप और इंडस्ट्रियल सपोर्ट देने की बात करी जाती है। तो ये इस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट करा जाता है। एक और चीज अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जी इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये भी बता दो इस प्रोग्राम का। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उन स्टूडेंट्स को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना इसका एक ऑब्जेक्टिव रखा गया है, मतलब एक पर्पस है, एक उद्देश्य है। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है फिंस वीवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज नेचुरली फाउंड इन विच रीजन। किसकी बात कर रहे हैं? फिंस वीवर प्राकृतिक रूप से किस क्षेत्र के अंदर पाया जाता है? तो ये जो वीवर है ना, ये एक रेयर बर्ड है। ये तेराई रीजन को, मतलब तेराई रीजन जो होता है उनके मार्शी एरिया से डिसअपियर हो रहा है आजकल। तो मुख्यतः जो मेनली हमारा गंगा वाला रीजन है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर वैली है, उसमें देखने के लिए मिलता है। तो हमसे बस इन्होंने ये पूछा था, और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये डिसअपियर होते चले जा रहे हैं तेराई रीजन के मार्शी एरिया से, ये फिंस वीवर नामक जो एक रेयर बर्ड है। तो हमसे ये चीज पूछी जा सकती है। ठीक है। अगला है PMJVK, यानी कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। इसको लेकर ये पूछ रहे हैं कि बताइए इसको इम्प्लीमेंट करने का जो काम है वो कौन सा मिनिस्ट्री करता है? तो ये PMJYK एक सेंट्रली स्पॉन्ड स्कीम है, जो कि जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज होते हैं ना, उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम करता है। तो इसी से हमसे रिलेटेड सवाल पूछ लिया कि भाई कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? जो माइनॉरिटी अफेयर्स वाला मंत्रालय है, ये उसके अंतर्गत आता है भाई। इसमें एमसीएज को टारगेट किया जाता है। अब आप पूछोगे कि ये एमसीएज क्या है? ये है माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड एरियाज, इनको ये टारगेट करता है। इसमें वही है कि जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, अगर वो 25% से ज्यादा है, तो उस एरिया को इसके अंतर्गत आपका लाया जाएगा और उसका एक प्रकार से अम, मतलब उसके डेवलपमेंट पर काम होगा। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत ये काम करता है। अगला है, एक नाम दिया गया है एटलन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। बताइए हमारे कौन से राज्य के अंदर है? क्या कह रहे हो कि सर नाम से सुनकर तो ऐसे लग रहा था कहीं बाहर का होगा। बाहर का नहीं है, हमारे अरुणाचल प्रदेश से आपको इस एटलन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का संबंध याद रखना है। और एक अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपने दिबांग वैली रीजन के बारे में सुना होगा। ये वहां पे प्रपोज एक मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। तो प्रपोजल है, लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैली अगर याद रख पाए तो ये दिबांग वैली हमें याद रखनी है अरुणाचल प्रदेश की। इसकी कैपेसिटी भी हो सकता है कल को पूछ लें, तो लगभग 3100 मेगावाट कैपेसिटी का इसको रिवर। और अच्छा, रिवर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से रिवर पर है? एक तो द्राई रिवर, और एक और रिवर जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है, तालो रिवर। इनके ऊपर इसको बनाए जाने की बात है। रन ऑफ द वाटर टाइप का ये आपका प्रोजेक्ट है। ओके। अच्छा, ये आपका मतलब इश्यू क्या हुआ है? तो जो हमारा नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन है ना, और SJVN है, उनको ट्रांसफर हुआ है। SJV से इसको ट्रांसफर कर दिया गया है NHPC को, तो इसलिए चर्चा में था। तो सारे लोकल वर्कर्स को रिहायर यहाँ पर कराया जा रहा है। तो काफी सारी इस पे चर्चाएं हो रही थी। तो एटलीस्ट हमें इतना याद रखना है कि है कहाँ पर। अगला है जी, कार्तिकेय दीपम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? किसकी हम बात कर रहे हैं? कार्तिकेय दीपम। अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये तमिलनाडु का एक फेमस रिलीजियस फेस्टिवल है।
तो पहले तो हमारा ये आंसर तमिलनाडु हो गया, जो कि आपका तिरुवन्नमलाई के जो अरुणाचलेश्वर टेम्पल है उसमें इसको सेलिब्रेट करा जाता है। तो राज्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। टेम्पल भी आपको पता है कि हमसे पूछ ले जाते हैं, तो श्री अरुणाचलेश्वर, श्री अरुणाचलेश्वर एक टेम्पल है, यहाँ पर मनाया जाता है। और दूसरा तिरुवन्नमलई, इन टेम्पल्स में इसको दीपम फेस्टिवल को मनाया जाता है। ये 10 दिन तक चलता है, ये 10 दिन तक ये आपका आपका ये कार्तिकेय दीपम फेस्टिवल आपका मनाया जाता है। तो जो तमिल मंथ में आपका एक कार्तिकेय करके मंथ पड़ता है, उसमें ये मनाया जाता है। इसकी काफी कल्चरल सिग्निफिकेंस है, जैसे कि जो दीपम है, जो फायर है, वो स्पिरिचुअल लाइट एंड प्योरिफिकेशन को सिंबलाइज करती है। बहुत सारे थाउजेंड्स में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। India secured which rank in the Asia Power Index 2025 released by Lowy Institute? बताइए भाई, लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ये रैंकिंग बेस्ड सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो इसमें इंडिया की रैंक आई है भाई 3rd। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि मेजर पावर अचीवमेंट है। इसमें फर्स्ट नंबर पर कौन रहा है? फर्स्ट नंबर पर यूनाइटेड स्टेट रहा है। सेकंड नंबर पर कौन रहा है? चाइना रहा है। और तीसरे पर हम रहे हैं। अब ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, पहले हमारी ना रैंकिंग पीछे थी, तो 2024 में मतलब स्कोर हमारा कम था। अभी फिर मिलिट्री परफॉर्मेंस, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और कनेक्टिविटी की वजह से फिर इस एशिया पावर इंडेक्स के अंदर हमारी जो रैंकिंग है वो भी इम्प्रूव हुई है। ठीक है, इवन जापान और रशिया से आगे हैं हम इसके अंदर। तो 3rd नंबर पर याद रखेंगे। What is the name of the nationwide initiative launched to mark the 150th birth anniversary of सरदार वल्लभ भाई पटेल? हमारे पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर शुरू की गई जो राष्ट्रव्यापी पहल है, उसका नाम क्या है? ये पक्का आपको किसी ना किसी एग्जाम में चिपकी हुई मिलेगी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी की ओकेजन पर सरदार @150 नेशनल यूनिटी मार्च को लॉन्च करा गया। लॉन्च कहां पर करा गया? आनंद, गुजरात के अंदर इसकी लॉन्चिंग हुई। ड्यूरेशन इसका 11 दिन रहेगा। इसमें 180 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करा जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक इसको ट्रैवल कराया जाएगा। तो एक स्पेशल फीचर में आप ये याद रखिएगा कि इसमें 4 ना पैरेलल परवा यात्रा चलेंगी, गंगा, यमुना, गोदावरी और नर्मदा वाली साइड में। तो एक भारत आत्मनिर्भर भारत का एक ऑब्जेक्टिव रखता है, नेशनल यूनिटी और यूथ पार्टिसिपेशन को प्रमोट करता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एटलीस्ट नाम, है ना। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द 2024 एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड सर्विलियंस नेटवर्क AMRSN रिपोर्ट? इस प्रकार की मल्टीपल रिपोर्ट्स में कई सारे डेटा आते हैं। तो जैसे ICMR है, विच इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने इस AMRSN रिपोर्ट 2024 को रिलीज किया है, जो कि इंडिया में जो राइजिंग एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस है ना, उस पर वार्निंग देने का काम करती है। तो कॉमन इन्फेक्शन को अभी ऐसा बोला जा रहा है, जिनको ट्रीट करने में प्रॉब्लम आ रही है वो UTI है, या फिर जो निमोनिया होता है उनको इन्होंने रखा है इसके अंदर। जो सैपस होता है, डायरिया होता है, उसको इन्होंने कॉमन इन्फेक्शन के बारे में बताया है, जिनको ट्रीट करना थोड़ा सा कठिन होता जा रहा है। इस रिपोर्ट के अंदर ऐसी बातें करी गई हैं। तो ये रिपोर्ट पब्लिश कौन कर रहा है, एटलीस्ट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ICMR। एक लेक का नाम दिया गया है, लेक बीवा, दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? बीवा झील के बारे में पूछ रहे हैं, जो कि समाचारों में थी। ये कहां पर लोकेटेड है ये पूछा जा रहा है। तो हुआ क्या, इसके पास जापान में। पहले तो आंसर हमारा सही हमें पता चल गया, जापान आंसर हो गया ये लेक जो है। अब आप पूछोगे कि क्या हो गया? इसमें 10,000 साल पुराना लगभग एक इंटेक्ट पॉटरी वेसल मिला है। 10,000 साल पुराना। तो जापान के सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, अगर मैं ये बोलूं यहाँ पर, जापान का सबसे बड़ा क्या है ये? फ्रेश वाटर लेक। 10 साल पुराना एक इंटेक्ट पॉटरी वेसल यहाँ पर मिला है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, एटलीस्ट लेक कहाँ पर लोकेटेड है वो याद रखेंगे। प्री हिस्टोरिक टाइम की ये पॉटरी मिली है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मैन्ड डीप सी
सबमर्सिबल मिशन, ये अच्छा है भाई। भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र में जाने वाले सबमर्सिबल मिशन का नाम क्या है? देखो वैसे तो सारे सवाल हमारे इंपॉर्टेंट ही हम डिस्कस करते हैं, बट स्टिल कुछ ऐसे फेवरेट सवाल होते हैं जो कि कॉमनली मिलते ही मिलते हैं। तो ये समुद्रयान भारत का ये पहला मैंड डीप सी ओशन मिशन है, जो कि 6000 मीटर डीप तक जाएगा समुद्र के अंदर। 3 मेंबर इसके अंदर जाएंगे, तो ये समुद्रयान है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जो डीप सी एक्सप्लोरेशन है, जो माइनिंग के सैंपल है, वो इसके अंदर देखा जाए। अच्छा, इसमें एजेंसी कौन सी इन्वॉल्व है? कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व है? कमेंट करके बताओगे? चलो मैं फुल फॉर्म नहीं बताता हूँ, मैं एनआईओटी लिख देता हूँ। इसका बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री है। ठीक है, चलिए भाई। नेक्स्ट है एनपीसी। व्हाट इज दिस? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकपाल की प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया है, जो कि एनपीसी से रिलेटेड प्रमोशन केस पर है। अब आप बोलोगे कि जी एनपीसी क्या है? तो ये नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पर काम करती है। अभी किसके अंतर्गत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ये एक त्रिपक्षीय बॉडी के रूप में इसको स्थापित करा गया था, जो कि कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जो प्रोडक्टिव रिसर्च होती है उसमें हेल्प करती है, अवार्ड एंड पब्लिकेशंस वगैरह वाले काम करती है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। Which organization won the gold prize for public outreach and communication at the India International Trade Fair 2025? अगेन इंपॉर्टेंट कैटेगरी का सवाल। आईआईटीएफ 2025 में सार्वजनिक संपर्क एवं संचार के लिए स्वर्ण पुरस्कार इस संगठन के द्वारा जीता गया। इस प्रकार के जो अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले तो ये याद रखना है कि इसको लॉन्च किसने किया? इसको सीबीआईसी ने लॉन्च किया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने इसको लॉन्च किया। तो ये आईआईटीएफ 2025 के जो अवार्ड है ना, उसमें पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन कैटेगरी के गोल्ड अवार्ड को जीतने का इन्होंने काम किया। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल इंडिया का जो ट्रेड फेयर हुआ था 2025 का, लोकेशन कहाँ पर है भाई? इसकी नई दिल्ली के अंदर, वहां पर ये अवार्ड दिए गए। 14 से 27 दिसंबर के बीच में ये चला था। तो इसमें जो इनोवेशन जीएसटी और कस्टम्स पवेलियन होता है, उसके लिए सिटीजन फ्रेंडली जो कम्युनिकेशन है, उसके लिए इनको ये गोल्ड अवार्ड मिला है इसमें। ओके, अच्छा इसका थीम, कोई मुझे थीम बताएगा इस आपके इवेंट का? तो ये नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी, एंड देन आगे भी कुछ है, सिंपल टैक्स, प्रॉस्परस नेशन, सिंपल टैक्स, प्रॉस्परस नेशन, ये इसका थीम है, ये भी याद रखना है। अगला है एनएमएम। व्हाट इज दिस एनएमएम? नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है कौन से मंत्रालय का? तो हुआ क्या है? यूजीसी ने, यूजीसी सबको पता है, इसने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इस नेशनल मिशन फॉर मॉनिटरिंग के लिए टीचर्स नॉमिनेट करने को कहा है। तो अब ये एनएमएम को लेकर हमें पूछ सकते हैं। तो एनएमएम या फिर नेशनल मिशन फॉर मॉनिटरिंग टीचर्स के स्किल डेवलपमेंट और गाइडेंस के लिए लॉन्च किया गया स्कीम है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च करा गया है। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना 2020 में, उसके साथ ही अलाइन है, ये हमें याद रखना है। A new species of damselfly named Protostica सूर्यप्रकाशी has been discovered in which region of India? तो ये प्रोटोस्टिका सूर्यप्रकाशी नामक डैम्सफ्लाई की नई प्रजाति कहाँ पर, मतलब भारत के किस क्षेत्र के अंदर खोजी गई है? तो ये साइंटिफिक नेम आपके सामने है। तो ये नाम एक नई डैम्सफ्लाई स्पीशी जो कि वेस्टर्न घाट के अंदर डिस्कवर करी गई है, उसको दिया गया है। अभी स्पीशी क्या है? ये डैम्सफ्लाई वेस्टर्न घाट के फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एक बहुत ही रेयर और सेंसिटिव आपका स्पीशी है, और भी मल्टीपल नामों से इसको जाना जाता है। तो ये वेस्टर्न घाट कर्नाटका के अंदर स्पेसिफिकली इसको पाया गया। अगला है एक नाम आपको यहाँ पर दिया गया है, रामबन सुलाई हनी, जो कि हाल ही में न्यूज में था। ये मेनली कौन से भारत के क्षेत्र के अंदर प्रोड्यूस होता है? इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो हुआ क्या ना, हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में इस रामबन सुलई हनी को मेंशन किया।
तो ये मेंशन हो गया तो हमारे लिए जानना जरूरी हो गया। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के रामबन डिस्ट्रिक्ट से आपका आता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये होता क्या है, ये हनी ना जो वाइल्ड बेसिल होता है, जो स्लाई होता है, उसके फ्लावर का नेक्टर होता है, उससे ही आपका बनता है। तो याद रखिएगा, रामबन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये आपका देखने के लिए मिला, याद रखिएगा। नेक्स्ट अभी नाम दिया गया है यहाँ पर एक ट्राइब का, हियाम नियुंगन, एक प्राइमरली पाई जाने वाली कौन से राज्य की ट्राइब है। तो इस प्रकार के ट्राइब बेस्ड सवाल होते हैं, तो पीएम ने अपनी मन की बात के अंदर ही इस ट्राइब का भी जिक्र किया। तो ये कहाँ की है, ये नागालैंड की एक मेजर नागा ट्राइब है। तो याद रखेंगे कि इसके जो लोग हैं वो ईस्टर्न नागालैंड और नॉर्थ वेस्टर्न म्यांमार में रहते हैं। तो हमसे ये पूछा जा सकता है इसका नाम। ठीक है, क्या नाम है, खियामिंग। अगला है, एक नाम दिया गया है बैम्बू श्रिम्प, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसको रीडिस्कवर किया गया है इंडिया के अंदर आफ्टर 72 ईयर्स। कहां पर रीडिस्कवर करा गया है, तो बम्बू श्रिम्प को 72 साल बाद इंडिया में डिस्कवर करा गया है, कर्नाटक और उड़ीसा के अंदर। अब आप बोलोगे ये क्या है, तो ये एक फ्रेश वाटर श्रिम्प है। आप बोलोगे कि जी हम तो वेजिटेरियन है, श्रिम्प वगैरह के बारे में नहीं जानते, लेकिन पेपर में वो वेज नॉन वेज नहीं पूछेगा, वो स्पीशी का नाम पूछेगा। तो ये ना एक फ्लोइंग वाटर के अंदर फिल्टर फीडिंग करने का काम करती है आपका ये जो श्रिम्प है, याद रखेंगे। हु वाज नेम्ड वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025, इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये पक्का आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में आपके जो अरमांड डुप्लांटिस हैं, इनको वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। और है क्या, तो ये स्वीडन के पोल वर्ल्ड एथलीट है। क्या है, पोल वर्ल्ड एथलीट है। कहाँ के हैं ये भाई साहब, ये स्वीडन के हैं। तो अचीवमेंट क्या है, तो पोल वर्ल्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने 4 टाइम का एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है। 16 में से 16 कंपटीशन जीते, बैक टू बैक इन्होंने अनडिफिटेड इनको आप देख रहे हैं। तो फर्स्ट मॉडर्न पोल वॉल्टर ऐसा है जो कि कर पाया है। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं हमसे, है ना। और क्या चीज है इससे रिलेटेड, और भी बहुत सारी बातें थी कि वुमेन्स की 400 मीटर टाइटल विद रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइमिंग को लेकर भी किसी को मिला है, वो सिडनी नाम है उनका। ये बाकी के जो विनर्स रहे, खैर फिलहाल ये याद रखिएगा, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। संचार साथी कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको विकसित किया गया है, बहुत ज्यादा चर्चा में है ना। आपने सुना होगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है, तो पहले तो चलो यहाँ पर इसको याद रखेंगे, इन्होंने संचार साथी ऐप को जो ऑल न्यू और इम्पोर्टेड मोबाइल फोन है ना, उनके लिए मैंडेटरी कर दिया है, ताकि डिजिटल फ्रॉड और साइबर रिस्क को ना कंट्रोल किया जा सके। तो संचार साथी एक सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस प्लेटफॉर्म है जो कि मोबाइल यूजर्स को अपनी डिजिटल जो आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो किसने डेवलप करा, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने किया। अवेलेबल कैसे है ये, मोबाइल एप्लीकेशंस हो या फिर वेब पोर्टल हो, ये दोनों जगह पर आपका अवेलेबल है। तो डिजिटल सेफ्टी एंड फ्रॉड प्रिवेंशन को ये फोकस करता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन याद रखेंगे। यूएवी यानी कि हेरॉन MK2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। हेरॉन मार्क 2 के लिए बारे में पूछ रहे हैं, पहले इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो हुआ क्या ना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस ने सैटेलाइट लिंक्ड हेरोन MK2 अनमैन्ड एयर व्हीकल अर्जेंटली प्रोड्यूस किया है, ताकि उनकी जो अनमैन्ड सर्विलेंस स्ट्रेंथ है ना उसको बढ़ाया जा सके। तो ये क्या है, ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो कि लॉन्ग रेंज बॉर्डर जो सर्विलियंस है ना उसके लिए यूज होता है। अब किसने इसको डेवलप करा है, इसको IAI ने किया है। व्हाट इज दिस, ये है इजराइल का एयर स्पेस एजेंसी। तो इजराइल इसमें नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा इवेंट है। एक्सरसाइज एक्यूवेरियन 2025 कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ये एक्यूवेरियन को लेकर बहुत सवाल पूछे जाते रहते हैं, पहले भी पूछे गए हैं। ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में इसका 14th जो संस्करण है वो कंडक्ट हो रहा है। और ये क्या करता है, ये जो मिलिट्री कॉर्पोरेशन है उसको स्ट्रेंथन करता है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो एक्यूवेरियन बार बार नाम यूज होता है एक्सरसाइज के अंदर, इसका मतलब क्या होता है, अगर कल कोई पूछ ले। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, मित्र। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और इसको सालाना 2009 से आयोजित कराया जा रहा है। तो ये भी याद रखना है कि कब स्टार्ट करी गई थी, है ना। तो ऑल्टरनेटली दोनों कंट्रीज के अंदर इसको कराया जाता है। विच एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव वाटर पॉजिटिव स्टेटस। ये एक अच्छा सवाल है फिर से,
काफी इंपॉर्टेंट सवाल आज की हमारी इस क्लास के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इंडिया का फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बनने का जो माइलस्टोन है उसको अचीव किया है, जो 40 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर को हैंडल करने का काम करता है। अब व्हाट इज दिस वाटर पॉजिटिव? वाटर पॉजिटिव का मतलब है कि एयरपोर्ट जितना वाटर यूज करता है उससे ज्यादा वो रिचार्ज कर रहा हो। तो नई दिल्ली के अंदर ये है लोकेटेड, याद रखेंगे। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा ये अनाउंस किया गया। अगला है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 इनिशिएटिव? इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू करी गई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इस इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 कैंपेन को लॉन्च किया है, जिसमें जो जनरल प्रमोशन है उससे हटकर जो थीमेटिक टूरिज्म है उस पर फोकस किया जाएगा। अब आप पूछोगे कि ये इनक्रेडिबल जो इंडिया 2.0 है वही क्या है? तो एक कैंपेन है जो कि इंडिया को एक होलिस्टिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रोजेक्ट करता है, जहां सस्टेनेबल और रीजनेबल टूरिज्म पर जोर दिया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसमें इन्वॉल्व है। तो ये था हमारे दिसंबर 2025 के वीक नंबर 1 के करंट अफेयर का डिस्कशन। आई होप मजा आया होगा। इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को मेरे इस एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मतलब एक्सेस कर लीजिएगा। और बाकी डेली करंट अफेयर क्विज भी यार देखो आप लोगों को लगाने हैं, उसमें भी आपको डेली बेसिस पर जो न्यूज़ बनती है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ, वो भी मेरा कोर्स इस ऐप पर अवेलेबल है। बहुत फायदेमंद है, बाकी वो आप लोगों को डिसाइड करना है कि कितना फायदेमंद है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनली कनेक्ट करना है तो रॉबिन SIRG करके मेरे इंस्टा का यूजर नेम है, आप मुझे यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, इसमें इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।